ऑफलाइन हम गुफ्तगू बड़े मज़े की कर रहे थे बिकॉज़ हम हालात हाज़रा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल सिनेरियो, भारत का जंगी जुनून, इसको ज़रा कंपेयर कर रहे थे। हमने कहा जंग होगी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तानी एट द एंड ऑफ द डे वी हैव बिकम वेरी वेरी रेजिलिएंट। यानी हमारे पास कम वॉट में हमने कहा जी देखी जाएगी, और हम सर पे कफन बांध के ना कूद पड़ते हैं। ये कभी कभार हमारे लिए गलत भी साबित होता है। हम कहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, मैनेजमेंट बाय क्राइसिस करते हैं, लेकिन वी हैव अ रेपुटेशन ऑफ डूइंग एंड कमिंग अप विद सॉल्यूशंस, कमिंग अप विद आवर जुगाड़, कमिंग अप विद आवर इनोवेशन, जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। एट टाइम्स दिस इज़ ऑल्सो कॉस्टिंग आस आवर ओन सेल्फ वर्थ। यानी जो चीज़ आपको रोकती है इस तरह की किसी भी बोल्ड स्टेप से, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है जब आप सोचते हैं कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कोई गलती ना कर दूँ, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दूँ। लेकिन आप देखें, द ओनली पीपल हु आर एबल टू ब्रिंग अबाउट अ बिग चेंज आर द वंस जो अपने आइडिया पे बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, और उनको ये जैसे कहा जाता है कि एक विनिंग स्ट्रैटेजी ये है, आप उस शख्स को हरा नहीं सकते जो हार ना माने। वो 4 दफ़ा गिरेगा, वो 5वीं दफ़ा फिर उठेगा और वो फिर कोशिश करेगा। एंड दैट इज़ हाउ ऑल मेजर इनोवेशंस, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर डन। एडिसन कहता था, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तुमसे कभी नहीं लाइट बल्ब इन्वेंट होना, 99 दफ़ा तुम फेल हो चुके हो। तो कहते हैं 99 दफ़ा मुझे पता चला है कि कौन सी चीज़ काम नहीं करेगी, बट दैट हैज़ स्पार्क्ड माई इंटरेस्ट कि मैं वो करूँ जिससे मैं अपनी मंजिल के करीब पहुँच सकूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सो इंटरनली वैलिडेटेड। अब अगर हम अपनी पेरेंटिंग की तरफ देखते हैं तो आपने बहुत सारी मीम्स, जोक्स और तबसरे सुने होंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना हम अपने बच्चों को डरा हुआ सहमा बनाते हैं, हम उनको परफेक्शन की तरफ ले जाते हैं, वो मिस्टेक्स नहीं करते। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो ये टर्न अराउंड आया है, जब हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कुशन करने लगें, जब हम उनकी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखने लगें, जब हम उनको सोचने लगें कि यार ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, have we produced better human beings? Are they more fulfilled? Are they happier? That is the big question that I want to ask everyone. कि अपने ऊपर तनकीद करना तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए हमने ये गलतियाँ की थी माजी में, इसकी नतीजा ये निकला है, हमारे बचपन की वजह से हम सारे ट्रॉमेटाइज हो गए। लेकिन अब जो आप गलती सुधारने के लिए कर रहे हैं, उसके नताइज कितने अच्छे या बुरे निकल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट, एंड लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम अपने बच्चे को तमाम तर चीज़ें देते हैं, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ पे उसकी फ़ोकस कर रहे हैं, ट्यूशन लगवा के दे रहे हैं, उसको ज़िंदगी की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं, तो क्या उसके अंदर आप ये हिस्स पैदा कर रहे हैं कि उसकी इज़्ज़त नफ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी सेल्फ़ वैलिडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने आप को सेल्फ़ वर्थ में बेहतरीन समझता है? या ये सब वो कमियां हैं जो आपके बचपन में रह गई और आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यार मुझे बचपन में खिलौना नहीं देते थे, चलो मैं अपने बच्चों को खिलौने दे दूँ, मेरे बचपन में मुझे आज़ादी नहीं मिलती थी, आइए मैं अपने बच्चे को आज़ादी दे दूँ, प्रिवेसी दे दूँ, फलाना ढिमाका। लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी सेल्फ वर्थ आती कहाँ से है, और अपने बच्चों में उस इज़्ज़त नफ्स को, उस एहसास को हम कैसे जगा सकते हैं। ज़बरदस्त पैनल है। आज हमारे साथ हुमैरा कुतुब मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती है फ़रियाल शाहिद ख्वाजा, HR स्पेशलिस्ट हैं, और कई दफ़ा हम देखते हैं कि एकेडमिक और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के बावजूद जब पर्सनैलिटीज़ होती हैं उसके अंदर जो एहसास कमतरी है वो अपनी जगह राइज है, और यही वजह है कि वो आपको ग्रोथ से एंड एक्सीलेंस से और बेहतरीन परफॉर्मेंस से रोकती है। सो वील टैप इनटू हर एक्सपीरियंस फॉर दैट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। फरियाल, आपसे शुरुआत करते हैं। कई आपके पास सीरीज़ आते होंगे, एंड नाउ मोस्टली इट इज़ चैट GPT, तो सारों में बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी होती है, सारों में बड़े ज़बरदस्त एक्यूरेट्स होते हैं। फरियाल, मुझे बताओ कि जब आप पर्सनैलिटी को गेज कर रहे होते हो इन एन इंटरेक्शन और इन इंटरव्यू, तो कैसे देखती हो कि जो लिखा हुआ है CV में वो सब चीज़ें पर्सनैलिटी में झलक रही हैं? थैंक यू वेरी मच सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना पड़ेगा, हम सारे ग्रिड में हैं, हम सब उम्मीद से हैं, उधर देख के बात करेंगे। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत रेलिवेंट है मेरी फील्ड के साथ। तो ये पहले भी जब चैट GPT नहीं भी था, तब भी छापा प्रोग्राम जो हमारी आवाम का है वो चलता होता था। आई रिमेंबर कि तब भी जो हमारे पास CVs फोरन होते थे, उसमें जो है ना वो उनको एट टाइम्स पता भी नहीं होता था उन्होंने CV में लिखा हुआ क्या है। सो वी हैव टू देन टेल देम कि ये आपके CV में लिखा हुआ है, यू नो।
सो यही होता है कि प्रिपेयर्ड नहीं आते अव्वल तो लोग, एंड देन आल्सो व्हेन यू से कि उनको कैसे असेस करना होता है। चलो प्रिपरेशन है। हाँ। एक बंदा है जो कह रहा है यार मेरा जो जीपीए था ना वो 3.6 था या परफेक्ट 4 था, आपको वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन एकेडमिक एक्सेलेंस और ख़ुद एतमादी इसके बीच में गैप कहाँ है? देखिए एकेडमिक एक्सीलेंस तो ये है कि वही बात है कि उसने लिखा हुआ है कि उसने वाया किया है या नहीं किया है, ये फिर हम वो सेट ऑफ क्वेश्चन से ही असेस करते हैं कि इस बंदे का कैरेक्टर क्या है, यू नो वेदर ही इज़ लाइंग और नो, क्योंकि वो हम उससे जब एक इंटेरोगेशन की तरह का ही वो सेशन हो रहा होता है उसमें हम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें, यू नो देन आप यू विल सी कि ही विल स्लिप इन वन और द अदर क्वेश्चन। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये झूठ पे मबनी नहीं है, यानी देखो उसकी जो एक्कलेड्स हैं वो यकीनन होंगी। हमारे यहाँ कितने फर्स्ट रो बेंचर्स हैं जो बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, उनको दे हैव क्रैक्ड कि एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम में स्कोर कैसे करना है। मेरा सवाल ये है कि हम एज ह्यूमन बींग्स एज पर्सनालिटीज़ बहुत लेयर्ड होते हैं, तो कभी हम दूसरों के अल्फाज से, कभी अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस से कि मैंने जी फ़लानी पोजीशन हासिल कर ली है, मेरी तनख्वाह ऐसी है, मैं ये ब्रांड की घड़ी पहनता हूँ, ये मेरी गाड़ी है, हमने अपनी आइडेंटिटी और वैलिडेशन को इससे जोड़ दिया होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब ज़ाहिरी चीज़ों के बावजूद अंदर से हम खोखले होते हैं। हुमैरा, ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाए? और ये लाइफ के बहुत सारी जो सर्कमस्टांसेस होती है वो बिल्कुल खोल के बंदे को सामने रख देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं कंडीशंस ऑफ वर्डिटेशन, व्हिच एसेंशियली रिफर्स टू सेट ऑफ बिलीव्स या रूल्स या स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने अपने साथ सेट किए हुए हैं। एक बच्चे को बहुत सारी फैमिलीज़ में या पेरेंट चाइल्डहुड से जब उसको रेस कर रहे होते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, तो उसको सिखा देते हैं। डज़ नॉट अप्लाई टू एवरी पेरेंट, बट अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि कुछ कंडीशंस अटैच कर देते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बच्चे के सामने रख देते हैं कि अगर वो ये चीज़ें करेगा देन ही विल बी लव्ड, देन ही विल बी वैलिडेटेड, देन ही विल बी एक्सेप्टेड। अब उस प्रोसेस में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को जो है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, अपनी वर्थ को उस एकेडमिक अचीवमेंट के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, और वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर भी एक हिकअप आता है, एक प्रॉब्लम आती है उनके एकेडमिक लाइफ के अंदर, तो दैट इज़ व्हेन दे थिंक कि अब तो आई एम नॉट गुड इनफ एंड मे बी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि देर आर सम पीपल जो कि एकेडमिकली एक्सेल कर रहे होंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उनको अपनी या तो उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, सेल्फ कॉन्सेप्ट वैलिड उनका एग्जिस्ट नहीं करता है या उनको समझ नहीं है उस चीज़ का। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने एक्सटर्नल वैलिडेशन पर तो मेरे इसको ऐसा समझ लेते हैं एसोसिएट किया कि जो आपकी विक्ट्रीज रही हैं, जो आपकी सक्सेसेस रही हैं, जो आपकी कामयाबियाँ रही हैं, आपने उसको सबूत के तौर पे लिया है कि देखो मैं कामयाब हूँ, इसका मतलब है मैं अच्छा हूँ। अब इसका नुकसान या इसकी डाउनसाइड ये है कि द मोमेंट आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा या आपको किसी भी किस्म की परसीव्ड रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, आप बिखर जाते हैं। आरिफ साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ कि कुछ लोग बहुत मुस्तहकम होते हैं, ज़िंदगी में उनको बहुत कुछ मिला होता है, लेकिन जैसे ही अगर कोई नाकामी सामने आती है, कोई सेटबैक, कोई फेलियर आता है, तब हमें पता चलता है कि अंदर से वो कितने खोखले थे, क्योंकि वो एकदम बिखर जाते हैं। इसकी क्या वजह होती है और इस तरह के सिनेरियो से वापस कैसे आया जाए? थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि हम पहले आपके सवाल में एक लफ्ज़ का इजाफा करते हैं कि जो आपने कहा कि जो लोग मुस्तहकम होते हैं, मुस्तहकम नजर आते हैं, हम इसे यूँ करते हैं कि जो लोग बज़ाहिर मुस्तहकम नजर आते हैं वो खोखले कैसे साबित होते हैं। जी बिल्कुल। ब्रायन ट्रेसी एक इंटरनेशनल सेल्स ट्रेनर हैं, उनका खूबसूरत कॉल है, वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक टी बैग्स, you can't know their hidden potential unless and until they are put into hot boiling water। तो हालात और वाक़यात जो हैं ये इंसान को तोड़ते नहीं है, इंसान को बनाते नहीं है, ये अंदर के इंसान को बेनकाब करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। वो जो बज़ाहिर मुस्तहकम लोग नजर आते हैं हमें, उन्होंने कभी चैलेंजेस को फेस नहीं किया था, उन्होंने जमाने के गर्म और सर्द को चखा नहीं था, और वो ये समझते थे कि शायद मैं ही सब कुछ हूँ। और जब हालात की चक्की में पिसना पड़ा, अंदर का इंसान तो कुछ भी नहीं था, खोखला था, वो टूट गया। बिल्कुल। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप इंट्रो दे रही थी प्रोग्राम का, तो आपने कहा था कि एक आदमी 3 दफा गिरता है, 4 दफा गिरता है, वो उठ खड़ा होता है, और एक आदमी नहीं गिरता। एक्चुअली ये कॉल जो है, तो इसका एक हकीकी वाकया ये मोहम्मद अली कले से मंसूब है, और उसका मैं कॉल पेश करता हूँ ताकि हमारे ऑडियंस व्यूअर क्लियर हो जाए। मोहम्मद अली कले का फलसफा ये था बॉक्सर का कि विल टू विन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द विक्ट्री, और दूसरा वो ये कहता था कि विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्किल। ये बड़ा अजीबोगरीब बात है कि विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्किल। उससे पूछा कि कैसे, उसने कहा कि मैं मुकाबला कर रहा था, सामने वाले बॉक्सर ने मुझे पंच मारा, मैं नीचे गिर गया, मेरे स्किल ने मुझे गिरा दिया।
अंदर से विल, उसने कहा स्टैंड अप रैली, स्टैंड अप, मैं फिर खड़ा हुआ, फिर मेरे स्किल ने गिराया। वो कहता है 7 मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे स्किल ने मुझे गिरवाया मगर मेरी विल ने मुझे उठवाया। आठवीं मरतबा कहता है मैंने जब पंच मारा तो उसके स्किल ने उसे गिराया मगर उसके अंदर उठने की विल मौजूद नहीं थी, लिहाजा मैं वो मुकाबला जीत गया। तब मैंने जाना कि विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्किल। अच्छा, तो हमें अपने अंदर विल पे काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। ये आप देखें, ये कहना आसान होता है, इंसान को या तो एक्सपेक्टेड नहीं होता या शॉक वैल्यू बहुत होती है या हमारे सबके अंदर एक शैडो साइड मौजूद है। फरियाल, ये चीज़ रिलेशनशिप्स में भी आती है, सिर्फ ज़ाहिरी कामयाबियाँ नहीं। हमें लगता है कि हमें बज़ाहिर एक शख्स से बहुत मोहब्बत है, हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और आप उसको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन वो कहते हैं ना, लाइफ जब कर्व बॉल देती है, जब या तो हालात एक्सटर्नल बदल जाएं, यानी पैसे की तंगी आ गई, कोई बीमारी आ गई, खुदा ना खास्ता कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, या आप किसी बात पे डिसएग्री कर गए, यानी आप दोनों की सोच उस वक्त मिल नहीं रही है, तब आपको एहसास होता है कि आपको जो रेजिस्टेंस सामने से मिल रही है, आपका जहन उसको क्या मायने दे रहा है। आप उसको रिजेक्शन का मायने दे सकते हैं, आप उसको हद की इज़्ज़त का मायने दे सकते हैं, आप उसको इंसल्टिंग बिहेवियर का मायने दे सकते हैं, और फिर जो आपका रिएक्शन होता है वो आपकी असल हकीकत होती है। यानी लोग कहते हैं ना कि जब तक अग्रीमेंट में है, सब कुछ अच्छा भला है, तब तो मोहब्बत का इजहार करना या साथ रहना या एक दूसरे को इज़्ज़त देना बड़ा आसान है, लेकिन जब डिसएग्रीमेंट हो तब पता चलता है कि इंसान का किरदार क्या है। इस पे आप क्या कहोगी? देखिए, बिल्कुल सही बात है, और अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं किसी को अगर बेहतर जानना हो तो उसके साथ सफ़र करो, या किसी की आपने अंग्रेजी वाला उर्दू वाला उर्दू वाला तो आप ट्रैवल करिए उसके साथ, और अगर उसका आपने ट्रू फेस देखना है तो उसको देखें कि वो आपको गुस्से में कैसे ट्रीट करता है, क्या वो आपको रिस्पेक्ट देता है। सो प्राइमरीली मैं ये कहूँगी किसी भी रिलेशनशिप का जो बेस है वो रिस्पेक्ट के ऊपर रहता है। आप चाहे किसी भी उसमें हो, चाहे माँ बेटे का हो, हस्बैंड एंड वाइफ का हो, बहन भाई का हो, दोस्तों का हो, कॉर्पोरेट में हो, जहाँ रिस्पेक्ट आ जाती है ना, मेरा ख्याल है वो सुपरसीड कर जाती है बहुत सारी सिचुएशंस। क्या बात है, ठीक है। सो इसमें एक औरत की भी अगर मैं बात करूँ, आई थिंक वी ऑल एज फीमेल। अच्छा, ये औरत और मर्द के जेंडर लेंस से हम इसको देखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेती हूँ, वापस आके यहीं से बात शुरू करूँगी। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा, यार वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। गुस्सा ही तो आपकी असलियत को दिखाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर गुस्से में किसी ने डिसरिस्पेक्ट की है तो वो इंसान अपने अंदर का सच बोल रहा है या उस वक्त वो इमोशंस का उबाल है। इसको हम कैसे समझें, एंड हाउ शुड वी नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर ओन सेल्फ वर्थ। जब आपका किसी से इख्तिलाफ राय होता है तब असल में पता चलता है कि वो इंसान कितने पानी में है। अगर किसी ने आपको ये दिखा ही दिया है कि वो आपकी मेहनत, मोहब्बत, इज़्ज़त के काबिल नहीं है, और ना सिर्फ ये कि वो उसको किसी अहमियत नहीं देते उसको, बल्कि उसको ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या रास्ते बचते हैं। हम थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि इसको जेंडर लेंस से भी अगर देखा जाए, ख़वातीन इस प्रॉब्लम को बहुत फेस करती हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल अफेयर्स में वो काफ़ी हद तक नई हैं। एज दे राइजिंग द कॉर्पोरेट लैडर, बहुत सारी मुखालफत, पॉलिटिक्स का वहाँ पे सामना करती हैं। एक और चीज़ जो उनके सामने आ रही है, बिकॉज हमारे यहाँ जो जेंडर रोल्स हैं वो बहुत डिफाइंड हैं कि ख़ातून का प्राइमरी काम ऐसा लगता है कि घर बार को संभालना, बच्चों की परवरिश करना, तरबियत करना है। तो उसकी प्रोफेशनल एक्सेलेंस अगर कभी कभार टकराती है अपने घर में किसी मेल ईगो से या दूसरे लोगों के ईगो से, तब भी उसकी इज़्ज़त नफ्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरा क्या किया जाए ऐसे सिनेरियो में? अच्छा, पहले तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एज एन इंडिविजुअल अपनी वर्थ को, अपने आप को किन चीज़ों के साथ कनेक्ट या एसोसिएट किया हुआ है। बहुत दफ़ा हमें लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं घर का बहुत अच्छा ख्याल रख रही हूँ या मैं नहीं अच्छा ख्याल कर रही, तो मे बी एज एन इंडिविजुअल मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं एज एन इंडिविजुअल सक्सेसफुल नहीं हूँ। एक बात तो ये है। दूसरी, बहुत दफ़ा ये भी हमें देखने में नज़र आता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद आपको एज एन इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, वो आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहेंगे। उनके अपनी रीजंस होंगे, हो सकता है जेलसी हो सकता है उनको नज़र ना आता हो सकता है दे आर एनवियस, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। हम बाज़ औक़ात एक गलती ये कर जाते हैं कि उनके रिएक्शंस की बेसिस के ऊपर अपने आप को एवेल्यूएट करना शुरू कर देते हैं कि इफ़ दे आर नॉट सेलिब्रेटिंग मी एंड इफ़ दे आर नॉट देयर फॉर मी, मे बी आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट। बट व्हाट हैपन्स, मुझे ये बताएं कि आम तौर पे अगर एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल बड़ी खुद एतमादी के साथ गुजारे हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो इन सर्कमस्टांसेस में फंस कर, जिसको हम कहते हैं ना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, उसके दिमाग के साथ, उसके थिंकिंग प्रोसेस के साथ
क्या खेल होता है। तभी बार बार कहा जाता है कि सोहबत अच्छी रखो, पॉजिटिव रखो, लेकिन नेगेटिव लोग, कई हम में से कई लोगों का ये गुमान होगा ना हुमैरा कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, मुझे तो ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती। लेकिन हम में से हर शख्स नेगेटिव लोगों के साथ या टॉक्सिक लोगों के साथ जो बार बार आपकी इज़्ज़त नफ्स को, आपकी सेल्फ वर्थ को टारगेट कर रहे हों, वहाँ पे रह के अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। ये कैसे खेलते हैं आपके दिमाग के साथ? अच्छा, वही वाली बात आ जाती है कि बाज़ औक़ात इंसान बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, बट अगर एनवायरनमेंट में कोई एक भी इंसान हो जो कि इन लाइंस पर सोच रहा हो, तो दे विल ड्रैग यू, दे विल मेक यू श्योर दैट यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, यू स्टार्ट फीलिंग हॉरेबल। ऐसे लोगों के साथ अच्छा, मैं हमेशा एक और चीज़ भी कहती हूँ कि कंप्लीट आप कट ऑफ नहीं करते, आप सोशल स्किल्स डेवलप करते कि ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ रिलेशनशिप मैं कैसे बिल्ड करूँ कि ऐसा ना हो कि मैं उनको कंप्लीट लाइफ में से ख़त्म भी कर दूँ, बिकॉज हर दफ़ा ये ऑप्शन नहीं होती और हर दफ़ा ये करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, और इसकी मैकेनिक्स को भी समझने के लिए जो एक चीज़ मैं आरिफ साहब आपके पास लेके आना चाहूँगी कि उर्दू में जैसे कहावत है ना, पल में तोशा पल में माशा, यानी आप एक मिनट के लिए देखें कि कोई ऐसा इंसान जो आपको एक मिनट तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहा है, आपसे मोहब्बत का दावेदार है, या आपको घर में आपको सपोर्ट कर रहा है, बैकअप कर रहा है, आपके ऑफिस में आपको बैकअप कर रहा है, और अगले ही लम्हे आप ही को बली का बकरा बनाया जा रहा है या आपको बहुत डिसमिस किया जा रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। तो मैंने अक्सर देखा है जो बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, वो इस कॉन्ट्रास्ट को ही झेल नहीं पा रहे होते कि यार कल तो मैं बहुत अच्छी थी, आज मैं बहुत बुरी हूँ, तो आप उसी शख्स को अपनी सफाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। इस चुंगल से कैसे निकला जाए? ये आप कहना चाह रही थी, पल में तोला पल में माशा। yes. बस जेहन में फौरी तौर पर चीज आ रही होती ना, तो पल में तोला पल में माशा, या गिरगट की तरह कुछ लोग रंग बदलते हैं, हम कहते हैं। अब दो सूरतें होती है, एक तो आदमी की अपनी इमोशनल जो है ना इंस्टेबिलिटी होती है, लेकिन ये तो कम नहीं होती है। आमतौर पे जो आप अक्सर प्रोग्राम्स में जिक्र करती है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का, टॉक्सिक बॉसेस का, टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स का, ये उस कैटेगरी में ज्यादातर लोग फॉल करते हैं। इन्हें पर्सनैलिटी क्रशर भी कह सकते हैं, जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह दूसरा आदमी ग्रो ना कर सके, दूसरा आदमी हमेशा दबा रहे, दूसरे आदमी की ग्रोथ इन्हें इनसिक्योरिटी में मुब्तला करती है, इसलिए जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर उसे अज़ियत में मुब्तला रखना इन्हें सुकून फराहम करता है। और आप लोग ही अपने इन्हीं प्रोग्राम्स में चीजें बताते हैं, मैं वो रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग एक तो ये कहते हैं बार बार कि डिस्टेंस को मेंटेन करें, गैर जरूरी मुलाकातों को कम करें, गैर जरूरी बोझ सर पर ना ला दें, अगर मुमकिन हो सके इन चीजों का मुकम्मल तौर पर अवॉइड कर लें, वरना ये टॉक्सिक रिलेशन या टॉक्सिक बंदे या टॉक्सिक सिचुएशन आपको ऐसे अंधेरे में धकेल देगी जहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, आप कामक कोइयां मारते रह जाएंगे। बिल्कुल सही। आरिफ साहब, ये अक्सर लोग आजकल कंप्लेन इस बारे में कर रहे होते हैं, फरियाल यू ऑल्सो ऑपरेट एज अ लाइफ कोच और अ मेंटोर टू मैनी, तो अगर इस किस्म की सिचुएशन कोई खातून फेस कर रही है, कोई मर्द फेस कर रहा है, चाहे वो वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहुत अच्छा लफ्ज़ डॉक्टर आरिफ ने इस्तेमाल किया, पर्सनालिटी क्रशर, टॉक्सिक, मेरे ख्याल में हमने बोल के ना उसको बहुत ज़्यादा रिडंडेंट बना दिया, बट पीपल हु आर ट्राइंग टू क्रश योर पर्सनालिटी, हु आर नॉट सेलिब्रेटिंग यू, बल्कि आपको बार बार ये एहसास दिलाया जाता है दैट यू आर टू मच, और आपको रीएडजस्ट करने का, रीमोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, आपकी रिस्पेक्ट तब तक लोग नहीं करेंगे जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे। तो दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट कि पहले आप तो अपनी वर्थ जानें, आप ये समझें कि कौन आपको कैसे ट्रीट कर सकता है। क्या आप लोगों को इतनी इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक सर्टन जो है बैरियर क्रॉस करके आके आपको डिमीन कर सकते हैं, या आपको लो फील करा सकते हैं, या डोमिनेंस उनकी आप पे प्ले हो सकती है। तो ये सब जो कंट्रोल है ना, ये आपने खुद उनके हाथ में देना है। अगर आपने रिमोट कंट्रोल अपना दूसरों के हाथ में दे दिया है, तो वो तो फिर आपका शो देखेंगे। तो दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप अगर इफ़ेक्ट नहीं हो रहे लोगों के जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स होते हैं, या जो इस तरह डाउन प्ले करते हैं आपको लोग, आपके बहुत सारे करीबी लोग होंगे, आपका स्पाउस होगा, मे बी आपके घर में लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे, और वो लेकिन एक बात मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स सीख लें और समझ लें। कई दफ़ा हम, कोई शख्स आपसे आके कोई कंप्लेन करता है ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो हम उसकी बात मानते भी नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि फिर तुम्हें इतना अरसा क्यों इसके साथ गुजारा, या आपने वही, जैसे अभी आपने कहा कि आपने उसको ट्रेन ही ऐसे किया, आपने उसको 4 दफ़ा क्लीन चिट दे दी होगी, आपने माफ़ कर दिया होगा, तभी तो उसकी हिम्मत या जुर्रत इतनी बड़ी है। याद रखिए कि एक कॉन्फिडेंट इंसान
इंसान को भी जो ट्रैप उसको किया जाता है ना, वो ये होता है कि आप हर वक्त किसी के साथ बुरा बिहेवियर नहीं कर रहे। वो तो आप अगर आप 5 साल के बच्चे के साथ भी अगर हर वक्त तलखी से बात करेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएगा। दरअसल ये आपको ट्रेन करते हैं कि अच्छा बिहेवियर, बैड बिहेवियर, फिर अच्छा बिहेवियर, फिर बैड बिहेवियर। आप कितनी दफ़ा हुमैरा हम देखते हैं कि मैरिजेस या रिलेशनशिप्स विच आर एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, जब विक्टिम इतना मजबूत महसूस कर रहा होता है कि यार मैंने ये ताल्लुक़ ख़त्म कर देना है, तब माफ़ी तलाफ़ी शुरू हो जाती है। जब पैरों में गिर के सारी आप माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं तो इंसान को लगता है नहीं नहीं इसको एहसास हो गया और इसने मेरी सेल्फ वर्थ को पहचान लिया है, लेकिन फिर ये साइकिल दोबारा रीसेट होता है। तो ये पर्सनैलिटी क्रशर जो है वो मैं उसको भी कभी कभार मेरा दिल चाहता है मैं उसको समझूं कि क्या ये सब चीज़ें वो ऑटो पे कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग ऐसी है, या उसको बहुत सोच कर स्कीम बनानी पड़ती है, उसके जहन में क्या चल रहा है। अच्छा, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये चीज़ आ जाती है कि जो विक्टिम है, जो कि बार बार ये फॉर एग्जांपल दे कीप गिविंग देम चांस, इसमें इनका भी माइंडसेट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सही। दे होल्ड ऑन टू दोस फ्यू मोमेंट्स जिसके साथ जिनके अंदर उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। वो उन 80% चीज़ों को या 90% चीज़ों को नहीं देख पाते या नहीं देखना चाह रहे होते, एंड दे होल्ड ऑन टू दैट 10% कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे साथ इन मोमेंट्स में तो अच्छा रहा होगा, ये रहा बेनिफिट ऑफ डाउट दे, बिल्कुल बिल्कुल, एंड वो कहीं ना कहीं इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप उस इंडिविजुअल को इनेबल करते, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बात आ जाती है कि वो इंडिविजुअल जो कि इन्फ्लिक्ट कर रहा है हार्म, वो दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। यानी कि वो इंटेंशनली जानते हैं, वो ये उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी में चीज़ इनग्रेन्ड भी है। वो अनकॉन्शियसली आपके साथ और आपसे सिमिलर कोई भी शख्स वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहा है उनके साथ भी कर रहे होंगे। तो ये दोनों चीज़ें, कॉन्शियस पैटर्न्स भी हैं और अनकॉन्शियस दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल सही। फरियाल, आपका मशवरा, अगर किसी पर्सनालिटी क्रशर से तुम्हारा कभी वास्ता पड़ा? बिल्कुल, लॉट ऑफ टाइम्स, बल्कि मेरे ख्याल है ज़्यादातर पर्सनालिटी क्रशर से ही वास्ता पड़ते हैं। कम लोग ऐसा होते हैं जो आपको अपलिफ्ट करना चाहते हैं या आपको क्या कहते हैं ब्लेसिंग बन के आपके सामने आते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप इसको एक ये समझ लें कि यूनिवर्सल पैटर्न भी है ये, कि आपने देखा होगा रिपीटेड पैटर्न्स आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। इन्होंने अभी पैटर्न का वर्ड यूज़ किया, तो बात ये है कि वो उस शक्ल शायद मुख्तलिफ होगी लेकिन उसी तरह के लोग बार बार आपकी ज़िंदगी में आएंगे, वही सर्कमस्टांसेस एट रिपीट होंगे। अगर नार्सिसिस्टिक लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आपको जब तक सीख नहीं लेंगे आप कि मैंने इनके साथ कैसे डील करना है या मुझे क्या नज मिल रहा है ऊपर से कि मैंने इसको ठीक करना है, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। सो इसके अंदर यही है कि आप अपनी इंटेग्रिटी, आप अपनी वाइजनेस से आप इन लोगों को हैंडल करना सीखें। अगेन बाउंड्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज सेट करनी ज़रूरी है, सेल्फ वर्थ। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम मुझे इसमें ये लगता है फरियाल कि जो तुमने भी कहा ना पैटर्न तोड़ना, यानी अब मैंने सीख लिया है, मेरा सबक मुकम्मल हो गया है, मैं इस क्लास से अब आगे पढ़ना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि उसमें जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि अपना, जैसे एक नार्सिसिस्टिक या पर्सनालिटी क्रशर का एक पैटर्न है, वो हर एक को इसी तरह रवैया उसका है, आपका भी यही पैटर्न होगा। एक शख्स आपके साथ नहीं कर रहा होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को वाकई देखेंगे तो एक से मुतअद्दिद जगह आपके सामने यही पैटर्न रिपीट हो रहा होगा, जहां आपको अंडर वैल्यू किया जा रहा है, जहां आपकी बेइज्जती की जा रही है या आपको कमतर महसूस कराया जा रहा है। अपना ये पैटर्न कैसे तोड़े, क्योंकि जैसे ही आप बाउंड्री सेट करेंगे अगला बंदा उसको पुश बैक करेगा। नहीं, देखिए, आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है सबसे पहले, कि जो आपका स्टांस है ना उसके ऊपर, वो आपने रजिस्टर कराना है। होता ज़्यादा टाइम यही है जब ये कुक हो जाती है ना चीज़ें, जब ये इस तरह के बिहेवियर्स बार बार और मोर इन्हांस्ड फॉर्म में आपके ऊपर आते हैं, वही जैसे भी आपने कहा कि कहीं ना कहीं 5 दफ़ा आपने उसको माफ़ किया होगा। जितनी दफ़ा आप कहते हैं ना वो बिल्ली पहले मार दो, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आप जितना जल्दी अपने आप को एक एनिमल राइट्स वाले पीछे पड़ जाएंगे फरियाल। इनका मतलब ये है कि पहली ही दफ़ा में जो है ना अपनी बाउंड्री सेट करें और उस पर कायम व दायम रहे। अच्छा जी, हम गप लगा रहे थे, पता नहीं डॉक्टर आरिफ को हमारी आवाज़ें जा रही होंगी थ्रू आउट जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, और उसमें तो हमने एक बड़ा बायस्ड किस्म का ना फेमिनिस्ट उसमें व्यू डाल दिया था। फेमिनिस्ट से मेरी मुराद है ख़वातीन का एंगल के जी हम समझते हैं, दिस हाउस बिलीव्स, क्योंकि यहाँ पे 3 ख़वातीन बैठी हैं, दिस हाउस बिलीव्स कि अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो एक इम्बैलेंस की सिचुएशन आपको साफ नज़र आएगी। मेन डू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू वुमेन्स लाइफ। आप माशरती तौर पे अगर देखते हैं उसको सहारा मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें टू द वैल्यू दैट अ वुमन एड्स टू अ मैन्स लाइफ एंड हिज फैमिली, तो ख़वातीन का पलड़ा भारी है।
लेकिन इसके बावजूद आरिफ साहब ऐसा लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन, बल्कि मेरे ख़्याल में शायद 90% ख़वातीन की स्ट्रगल ये है कि वो एक्नॉलेजमेंट चाहती हैं। उनको कोई तमगा तो नहीं मिलता क्योंकि आधे काम वो जो कर रही होती हैं वो अनपेड लेबर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट चाहती हैं अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से कि हाँ मैं वाकई एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बीवी हूँ। इस वैलिडेशन की दौड़ में ख़वातीन अकेली हैं या मर्द भी ऐसी वैलिडेशन चाह रहे होते हैं अपने करीबी रिश्तों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक पर्सनल वाक़या बताता हूँ कि मुझसे किसी टीवी प्रोग्राम में पूछा, बाज़ वक़्त बड़े अजीब से सवाल पूछ लेते हैं ना, उन्होंने पूछा कि अगर आपको दूसरी ज़िंदगी मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? मैंने कहा मिसेज़ आरिफ सिद्दीकी। क्या बात है। अच्छा, उन्होंने कहा कि वो क्यों? मैंने कहा इस दफ़ा काम कोई और करे और शॉपिंग मैं करूँ। क्या बात है, आपने रिड्यूस कर दिया उनका रोल सिर्फ शॉपिंग करने पे। आई एम श्योर कि वो बहुत ज्यादा और वैल्यू भी ऐड करती होंगी आपकी लाइफ में। बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं जस्ट ये बता रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में मैं बता रहा हूँ, ये वाली बात इस तरीके से भी देखा जा सकता है। इसी तरीके से हम बात वक्त अपने आप को सही समझ नहीं रहे होते। जैसे आपने कहा कि ख्वातीन। अच्छा आरिफ साहब, एक वैसे मैं बात कर रही हूँ और आपकी आई एम श्योर कि एक पर्सनल रिलेशनशिप होगी और आपने अजराहन मजाकी ये बात कही है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन इस पर बड़ी खफा भी हो जाती हैं। उनको लगता है कि फिर वही वाला एक तरह से जैसे कहना चाहिए स्टीरियोटिपिकल तरीका है लोगों का सोचने का कि मर्द तो बाहर जाके बहुत मेहनत कर रहा है, औरत जो घर में बैठी है वो बहुत आराम और सुकून से बैठी है। हालांकि वो हो सकता है, अब तो साइंस भी ये कहती है कि बच्चों को बड़ा करना, घर की जिम्मेदारी निभाना, घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी उठाना, ये तो ऐसा है जैसे 2.5 नौकरियाँ आप कर रहे हो। तो आप नहीं समझते कि ख़वातीन की खफगी इस बात पर बजा है? जी, मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। आपने जैसा कि कहा कि वो अनपेड लेबर बेशुमार करती हैं, अनपेड लेबर। अच्छा, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमारे अंदर खास तरह के एहसास पैदा करते हैं। अगर आप मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मर्द भी घर में और घर से बाहर बेशुमार ऐसी अनपेड लेबर करता है, लोगों के ताने सुनता है, प्रेशर बर्दाश्त करता है, सिर्फ इसलिए कि घर में सुकून बरकरार रहे, उसे भी अनपेड बेशुमार करना पड़ता है। इसी तरह बच्चे की बात अगर करें तो बच्चा माँ के पेट में वैसे 9 महीने रहता है, उसके बाद वो बाहर आके माँ के गोद में चंद साल रहता है, लेकिन बाप उसका बोझ मरते दम तक उठा रहा होता है। हमें एक दूसरे को डिग्रेड करने की बजाय कि बाप को सही हक नहीं मिल रहा या माँ की एक्नॉलेजमेंट सही नहीं हो रही, हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों अपना अपना रोल। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आई विल मूव ऑन टू दी अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। हुमैरा, इसमें ना ये मुकाबलेबाजी वाली फिजा मैं नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे क्यों ये होता है कि जब भी ख़वातीन अपने काम की या अपनी ज़ात की या अपने कंट्रीब्यूशन की वैलिडेशन से मुराद है एक्नॉलेजमेंट चाहती हैं कि हाँ आपको 2 लफ्ज़ प्यार के बोले जाएं, तो हमेशा बमुकाबला मर्द क्यों आ जाती है? वो मर्द ये क्यों आगे से कहता है कि भाई मैं भी बाहर जाता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ? यानी वाई डज़ अ वुमन जब वो अपनी अप्रिसिएशन मांग रही होती है या अपनी एक्नॉलेजमेंट मांग रही होती है, तो वही वाली बात कि वो मर्द से छीन के थोड़ी वो तमगा छीनना चाह रही है, वो तो सिर्फ चाह रही है कि मुझे एक्नॉलेज करो कि जो मैं काम करती हूँ, जो मेरा वजूद है, जो मेरी ज़ात है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है इस घर के अंदर। व्हाई डज़ इट ऑलवेज बिकम अ मैटर ऑफ कंपटीशन? अच्छा, इस पर मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि एक ऐसा मर्द जो कि कॉन्फिडेंट होगा, अपनी सेल्फ वर्थ जानता होगा, वो इस बात को अंडरस्टैंड करेगा कि आप उसकी कंपेनियन है, आप उसका पार्टनर हैं, आप उसके साथ मिलकर एक टीम बिल्ड करेंगे और ये चीज़ों को बिल्ड करेंगे। वो आपको कंपटीशन नहीं देखेगा, वो आपको थ्रेट नहीं देखेगा, बल्कि वो आपको एक्नॉलेज भी करेगा, वैलिडेट भी करेगा, अप्रिशिएट भी करेगा। हाँ, वो ये हो सकता है कि वो स्ट्रगल कर रहा हो आपको कम्युनिकेट करने में, तो मैं वहाँ पर हमेशा कहती हूँ कि आप अगर उसको सिखा दें कि मुझे इस तरह से अप्रिसिएशन चाहिए, तो एक इंसान जो सॉर्टेड होगा अपनी ज़ात में, वो डेफिनेटली कोशिश करेगा करने की। बिल्कुल सही। फरियाल, योर एडवाइस टू पीपल हु स्टार्ट फीलिंग थ्रेटन्ड, किसी से भी आप थ्रेटन्ड अगर फील कर रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने स्पाउस से, अपने बच्चे से, अपने भाई से, आपको क्या करना चाहिए उस एक लम्हे में? क्विक एडवाइस। अच्छा, उसमें मेरे ख्याल है अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, अगर आप अपनी वर्थ जानते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, यू विल मेक योर ओन वे, तो आप मेरे ख्याल है वो हॉर्स ब्लाइंड ही लगा लेंगे और इर्द गिर्द ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे चीज़ों को। चाहे वो किसी भी बहुत बहुत शुक्रिया। फरियाल, हुमैरा और डॉक्टर आरिफ हमारे साथ मौजूद थे। अपनी सेल्फ वैलिडेशन आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए बहुत अहम है कि वो कीजिए जो आपको खुशी देती है। इन अ मोमेंट ऑफ थ्रेट, यानी जब आप ये महसूस कर रहे हो कि यार मुझे इज़्ज़त नहीं मिल रही है या दूसरा शख्स मेरी लाइमलाइट छीन रहा है, उस वक्त आप वाहिद चीज़ ये कर सकते हैं, ज़रा सांस लें, ठंडा पानी पिएँ
और चीज़ों को ज़रा ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करें। हो सकता है ये थ्रेट्स, ये डीमंस आपकी एक प्रैक्टिस थॉट हो। अपने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश कीजिए, कम डाउन, जिसको कहते हैं रिलैक्स करें, थोड़ा सा काम डाउन हो जाएं। इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।